हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित बाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द लिबरल हिंदू। द लिबरल हिंदू यूट्यूब चैनल के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने हवलदार हंगपन दादा के लाइफ पर एक वीडियो बनाया है। मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। अभी सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन ऐड कर देता हूं। अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। ऊंचाई 12,000 फीट से भी ज्यादा, तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से भी कम। उसका मुंह आधा बर्फ में धंसा हुआ था। उसके दाहिने हाथ का रंग नीला पड़ चुका था, हाथ बुरी तरह सुन्न पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसकी उंगली अपनी क्लैशनिकोव राइफल के ट्रिगर को दबाना नहीं छोड़ रही थी। दुश्मन की एक गोली उसकी गर्दन में लग चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि ये गोली अपने साथ उसकी आखिरी सांस ले जा पाती, वो अपनी मैगजीन पूरी की पूरी दुश्मन के ऊपर खाली कर देता है। यहाँ उसके शरीर से उसकी आखिरी सांस निकलती है और वहां उसकी बंदूक से आखिरी गोली। दोस्तों, जय मां भारती। बल्लू राम का बदन जमीन के नीचे है तो हमको राशन मिलता है। ये पंक्तियां हैं असम रेजिमेंट के शौर्य गीत की, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय से इस रेजिमेंट के साहस और बलिदान का व्याख्यान करती आ रही हैं। असम रेजिमेंट ने इस देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने वाले कई शेर बेटे मां भारती को दिए हैं। ऐसा ही एक शेर बेटा था हवलदार हंगपन दादा। हवलदार हंगपन दादा ने अपनी फौजी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय असम रेजिमेंट में ही बिताया। हंगपन दादा का जन्म 1979 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ। बचपन में अपने भाई और दोस्तों के साथ फौजी खेलने वाले हंगपन दादा का 1997 में 18 साल की कम आयु में पैराशूट रेजिमेंट की 3rd बटालियन में सिलेक्शन हो जाता है। 8 साल पैरा एसएफ में काम करने के बाद 2005 में हंगपन दादा का ट्रांसफर असम रेजिमेंट में हो जाता है और उनको असम रेजिमेंटल सेंटर में पोस्टिंग मिल जाती है। ये बहुत ही आरामदेह और सुरक्षित पोस्टिंग थी। ऐसी पोस्टिंग थी जिसके लिए लोग मरते हैं, जिसके लिए अफसरों के पास सिफारिशें और अप्रोच लगाई जाती हैं। लेकिन पैरा एसएफ के कमांडो हवलदार हंगपन दादा का मन यहां नहीं लगता और 2008 के बाद से ही वो राष्ट्रीय राइफल्स में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। साल दर साल उनकी एप्लीकेशन नामंजूर होती रहती है, लेकिन ये हंगपन दादा की जिद थी। अफसरों को आखिरकार माननी ही पड़ती है। और बात जब पोस्टिंग की आती है तो हवलदार हंगपन दादा को चाहिए था कश्मीर, और कश्मीर में भी एलओसी के पास की पोस्टिंग। 2016 में हवलदार हंगपन दादा को 35 राष्ट्रीय राइफल्स में कुपवाड़ा में ऑपरेशंस बटालियन में पोस्टिंग दे दी जाती है। यहां पर सवाल यह उठता है कि क्यों हवलदार हंगपन दादा असम रेजिमेंटल सेंटर की बेहद आरामदेह पोस्टिंग छोड़कर राष्ट्रीय राइफल्स में ट्रांसफर मांग रहे थे। क्यों वो असम रेजिमेंटल सेंटर के आराम को छोड़कर कश्मीर में, जहां पर हड्डियां गलाने वाली ठंड थी, वहां पर जाना चाहते थे। हम लोगों के, मुझ जैसे तुच्छ प्राणियों के पैशन होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, हॉबी होती हैं, शौक रुचि होते हैं। लेकिन हवलदार हंगपन दादा का पैशन से भी कहीं बढ़कर उनका जुनून था उसके घर में कॉकरोचों की तरह घुस आए आतंकवादियों की सफाई करना। हवलदार हंगपन दादा को यह बात कतई मंजूर नहीं थी कि ये कॉकरोच उसके घर में घुस आए और गंदगी फैलाएं और वो हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहे, इनको देखता रहे, टीवी पर इनकी न्यूज सुनता रहे। मई 2016 में हवलदार हंगपन दादा को शमशाबरी रेंज की रिज लाइन के पास पोस्ट किया जाता है। इसकी ऊंचाई जमीन से 12,500 फीट से भी ज्यादा है और मई के महीने में भी यहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। दादा को इस रिज लाइन के पास स्थित साबू पोस्ट का इंचार्ज बनाया गया था और अपने कुछ सैनिकों के साथ यहां से वो एलओसी की पहरेदारी करते थे। 2 हफ्ते में एक बार दादा अपने सिपाहियों के साथ इस पोस्ट से दूसरी पोस्ट, जिसका नाम मर्सरी पोस्ट था, वहां पर राशन, एम्यूनिशन और सप्लाईज लेने जाया करते थे।
2 घंटे इनको मर्सरी पोस्ट तक जाने में लगते थे और 3 घंटे सारे सामान के साथ वापस चढ़ाई करते हुए आने में लगते थे। ऐसे ही 26 मई 2016 को सुबह सुबह हवलदार हंगपन दादा अपने कुछ सिपाहियों के साथ राशन लेने के लिए साबू पोस्ट से निकलने की तैयारी कर रहे थे कि 5:45 पर 35 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर राज का रेडियो अलर्ट आता है। उनका ऑर्डर सिंपल था, हवलदार दादा और उनके सिपाहियों को रिज लाइन के नीचे के एरिया को कॉर्डन ऑफ करना था और आतंकवादी जिनको की एलओसी क्रॉस करके अंदर घुसते हुए देखा गया था उनको कंटेन करना था, रोक कर रखना था, उस एरिया में ट्रैप करना था। इंटेलिजेंस बस इतनी थी कि रिज लाइन के पास एलओसी और फेंस के बीच जो नाला है उसको क्रॉस करके कुछ आतंकवादी भारत के अंदर घुस आए हैं। ये आतंकवादी कितने हैं, 2, 4, 6, 8, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और हवलदार हंगपन दादा को इस बात से कोई फर्क पड़ता भी नहीं था। हवलदार दादा तुरंत अपने सिपाहियों को साबू पोस्ट तक आने वाले सभी रूट्स का जायजा लेने और वेंटेज पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर उन पर पोजीशंस लेने का ऑर्डर दे देते हैं। अभी उनके सिपाही अपनी पोजीशंस ले ही रहे थे कि दादा अपनी बुलंद आवाज में दहाड़ते हैं, वो हमारी पोस्ट तक आ गए हैं, बस अब और नहीं, यहीं खत्म कर देंगे। आतंकवादियों की पोटेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के बाद हवलदार हंगपन दादा अपनी पोजीशन से ऊपर स्थित इंडियन आर्मी की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को रेडियो करते हैं और आतंकवादियों को उनके कवर से बाहर निकालने के लिए उनकी दिशा में एलएमजी से फायरिंग करने के लिए कहते हैं। जैसे ही ऑब्जर्वेशन पोस्ट से फायरिंग शुरू होती है, एक पत्थर के पीछे से 4 आतंकवादी निकलते हैं और सिर कटी मुर्गी की तरह साबू पोस्ट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जहां पर हवलदार हंगपन दादा और उनके साथियों ने पहले से ही इन आतंकवादियों के लिए एक आलीशान दावत की तैयारी कर रखी थी। उधर मेजर राज भी रीइंफोर्समेंट्स लेकर जट्टी पोस्ट से साबू पोस्ट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो चाहे जितनी भी जल्दी करें, कम से कम 1.5-2 घंटा तो उनको वहां तक पहुंचने में लगने ही वाला था। साबू पोस्ट के पास पहुंचकर आतंकवादी रुक जाते हैं, खुद को 2-2 के ग्रुप में बांट लेते हैं और कवर ले लेते हैं, आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। अपने पेट के बल लेटे हुए, सांस रोके हुए हवलदार हंगपन दादा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कि तभी उनको शक होता है कि शायद आतंकवादियों ने उनकी या उनके सिपाहियों की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। और जैसे ही वो अपने साथियों को रेडियो करने के लिए बटन दबाते हैं, आतंकवादियों का एक ग्रुप उनके सिपाहियों की दिशा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद जो होता है उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है। इसके बाद हवलदार हंगपन दादा अपने साथियों को बचाने के लिए ऐसा रूप दिखाते हैं कि मानो शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल ली हो। दादा अपनी पोजीशन को छोड़कर लाइन ऑफ फायर को चीरते हुए आतंकवादियों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और अपनी AK-47 की 30 राउंड्स की मैगजीन पूरी की पूरी 2 आतंकवादियों के ऊपर खाली कर देते हैं। ये दोनों आतंकवादी वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन हवलदार दादा को भी एक गोली लग जाती है और वो घायल हो जाते हैं। बाकी के 2 आतंकवादी हवलदार हंगपन दादा का ये विकट विकराल रूप देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कवर लेने के लिए विशालकाय पत्थरों की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब दादा के सिपाही कवर के पीछे सुरक्षित थे, बाकी के दोनों आतंकवादी कवर के पीछे सुरक्षित थे, लेकिन हवलदार हंगपन दादा बिना किसी कवर के खुले में खड़े हुए थे। अपने साथियों के बार बार मना करने के बावजूद भी हवलदार हंगपन दादा इन दोनों आतंकवादियों की तरफ बढ़ना जारी रखते हैं कि तभी अचानक एक आतंकवादी अपने पत्थर के पीछे से निकलता है और गोलियां चलाता हुआ हवलदार दादा की तरफ भागना शुरू कर देता है। यह इस आतंकवादी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उसको यह नहीं पता था कि हवलदार हंगपन दादा पैरा SF में 8 साल रह चुके हैं। हवलदार दादा मैट्रिक स्टाइल में छलांग लगाते हुए, अपने आप को गोलियों से बचाते हुए अपनी राइफल के बट से इस आतंकवादी के मुंह पर जोर का प्रहार करते हैं। इस आतंकवादी को दिन में तारे नजर आ जाते हैं और इससे पहले कि ये खुद को संभाल पाता, हवलदार हंगपन दादा इस आतंकवादी के मुंह पर ताबड़तोड़ घूंसों की बरसात कर देते हैं। यह आतंकवादी फड़फड़ा रहा होता है, अपने आप को हवलदार दादा की पकड़ से आजाद कराने के लिए कोशिश कर रहा होता है कि तभी हवलदार दादा एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़कर उसको जिंदगी से आजाद कर देते हैं। अभी तक हवलदार हंगपन दादा अकेले ही 3 आतंकवादियों को खत्म कर चुके थे,
ऐसे आतंकवादी जो सीमा पार से कमांडो और मिलिट्री टैक्टिक्स की ट्रेनिंग लेकर आए थे। लेकिन अभी हवलदार दादा की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी एक चौथा टेररिस्ट जिंदा था और थोड़ी ऊंचाई पर पत्थरों के पीछे कहीं छुपा हुआ था। जैसे ही हवलदार हंगपन दादा अपनी AK-47 को रीलोड करके इस आखिरी आतंकवादी की पोजीशन की दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं, 7.62 mm की एक गोली उनकी गर्दन में आकर लगती है और आर पार हो जाती है। बर्फ की सफेद चादर पे गिरने से पहले हवलदार दादा अपनी पूरी मैगजीन इस आतंकवादी की दिशा में खाली कर देते हैं। गर्दन में गोली लगने और जमीन पर नीचे गिरने के बीच के समय में हवलदार हंगपन दादा 30 राउंड्स इस आतंकवादी की दिशा में चलाते हैं। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन एक गोली आतंकवादी को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। हवलदार हंगपन दादा के नीचे गिरने के थोड़ी देर बाद ही मेजर राज भी रीइंफोर्समेंट्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं और इस चौथे आतंकवादी को वो खुद अपनी गोली से मारते हैं। जब हवलदार हंगपन दादा के साथी उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके मृत हाथ की उंगली ने अभी भी अपने राइफल के ट्रिगर को कसके जकड़ा हुआ है। 26 मई 2016 की देर शाम हवलदार हंगपन दादा की वीरगति का समाचार उनकी पत्नी चासेन और 2 छोटे छोटे बच्चों को मिलता है। पिछली रात ही चासेन की अपने पति से 5 मिनट फोन पर बात हुई थी और आज उनको ये मलाल है कि थोड़ी देर और बात कर लेती। 26 जनवरी 2017 को दिल्ली के जनपथ पर राष्ट्रपति से अशोक चक्र लेते हुए दादा की पत्नी चासेन रोती नहीं, बल्कि पूरे गर्व से सिर झुकाकर राष्ट्रपति को नमस्ते करती हैं और अशोक चक्र लेने के बाद कहती हैं, दिल में तो मैं रो रही हूँ, पर सबको अपने आंसू कैसे दिखाती। आखिर मैं दादा की वाइफ हूँ और दादा की वजह से ही वहां हूँ जहां हूँ। बंधुराम का बदन जमीन का नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। बंधुराम का बदन जमीन का नीचे है। अभी तक जब से दादा किया वो है, कहीं ना कहीं वो है, वो ही सोचता हाँ, क्या बनने कहाँ पड़ा हूँ बता? आर्मी ऑफिसर। अभी मैं अपना रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। हवलदार हंगपन दादा की स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। मैं हवलदार हंगपन दादा को सैल्यूट करता हूं। हवलदार हंगपन दादा के बारे में हमारे स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में इन डिटेल पढ़ाया जाना चाहिए और हमारे देश के जितने भी महान इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उन सब के बारे में भी इन डिटेल हमारे स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सोनी लिव, ZEE5, जियो हॉटस्टार, इन सब में से किसी एक OTT प्लेटफॉर्म में एक नया शो स्टार्ट होना चाहिए। शो का नाम होना चाहिए स्टोरीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स। इस शो में हर दिन एक महान इंडियन आर्मी सोल्जर की स्टोरी एज अ एपिसोड अपलोड होनी चाहिए। जब हमारे देश के युवा और हमारे देश के बाकी लोग हमारे देश के महान इंडियन आर्मी सोल्जर्स के बारे में पढ़ेंगे और OTT प्लेटफॉर्म्स में स्टोरीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स के एपिसोड्स देखेंगे, तब उनमें बहुत देशभक्ति बढ़ेगी और तब उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी अलग अलग फील्ड्स में हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं और उन्हें पता चलेगा कि हमारे देश के
रियल हीरोज कौन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हवलदार हंकपन दादा के लाइफ से हमें क्या लाइफ लेसन मिलते हैं। हमें जो सबसे पहला लाइफ लेसन मिलता है वो ये है कि अगर हमारे अंदर जिद, जुनून, विल पावर, करेज और डिटर्मिनेशन होगी तो हम अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। दूसरा लाइफ लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। जब हम प्रॉपर प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाएंगे तब हम अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। थर्ड लाइफ लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि जब हम अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे तो सेटबैक्स तो आएंगे ही, हमें सेटबैक से घबराना नहीं है, हमें सेटबैक से बाउंस बैक करना है। हम सेटबैक से बाउंस बैक कैसे करेंगे? हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे बाय मेकिंग प्रॉपर प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज, और हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे अपने विल पावर, करेज, डिटर्मिनेशन, जिद और जुनून से। जब हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे तब हम अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। मैंने इस वीडियो की ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाना। आप सबसे पहले द लिबरल हिंदू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आप ये वीडियो देख के इस वीडियो के व्यूज भी बढ़ाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कर देना। मैं चाहता हूं आप मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सो दैट हवलदार हंकपन दादा की स्टोरी पूरी दुनिया को पता चले। अभी मैं अपना वीडियो एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।